नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री बने रहे, तीसरी बार वो लौटे, तो क्या उनकी लोकप्रियता अब घट रही है? इस पे केंद्रित रहेंगे। रजन पांडे जी का इस पर विचार लेना बड़ा अहम हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को 1.5 लाख मतों के अंतर से ही जीत हासिल हो पाई। इसमें विभिन्न दलों के अपने अपने मत हैं और सबकी अपनी अपनी अवधारणाएं। जहां तक मैं समझता हूं, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में यदि कोई कमी होती तो पूरे भारत में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें आप देख रहे हैं कि 2% कम मतदान हुआ है। उसके बाद भी 70-80 लाख 70-75 लाख मत हम अधिक पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल देशव्यापी पैन इंडिया तौर पे देखें और कहीं लोकप्रियता में प्रधानमंत्री जी की कमी होती या पार्टी की नीतियों से बहुत व्यापक असंतोष होता तो हम मध्य प्रदेश में नहीं जीतते। क्लीन स्वीप किया हमने वहां पे, आपने देखा। तमिलनाडु में हमारी और टीडीपी की जो ज्वाइंट कोalition है उसकी वजह से हम वहां पे बढ़ पाए। कर्नाटका में, केरला में जहां हमारा कुछ नहीं था, जहां कोई जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, वहां हमने 16-18% मत प्राप्त करने का काम किया है। यानी कि जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनके विजन के लिए, जिस प्रकार से वो देश को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई असंतोष होता तो उसका नतीजा हमको देश के हर कोने कोने में देखने को मिलता है। हमारी जो विशेषता जिसपे जो आज मीडिया का केंद्र बिंदु बना है कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वो सीटें हार गए जो हमारे पास पहले थी। तो मेरा ये मानना है विवेक जी कि उत्तर प्रदेश में हार के कई सारे कारण हैं, जिसमें जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और जो लोक लुभावन वादे इंडी गठबंधन के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा दिए गए, जो प्रलोभन भोली भाली जनता को दिया गया, शिक्षा के अभाव के कारण उन प्रलोभनों को या उनकी सार्थकता को या उनकी सत्यता को जांचने में, परखने में या समझने में जनता नाकाम रही। और या कह लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता उसको समझाने में नाकाम रहे और विपक्षी उसको समझाने में कामयाब हो। ये सब कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें हारे। इसके साथ में एक और चीज जुड़ जाती है, जो कि प्रत्याशियों की व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी। जिन सीटों पे हम हारे हैं उसमें आधी सीटें लगभग ऐसी है जिनका फीडबैक हम लोग जब प्रचार कर रहे थे तो हम मिल रहे थे कार्यकर्ताओं से भी, जनता के बीच जा रहे थे, लोगों से उनके विचार जान रहे थे, तो सीधा ये संकेत था कि ये प्रत्याशी ठीक नहीं है, ये मिलता नहीं है। जहां रिजर्व सीटें हैं वहां उनके आरोप थे कि सवर्णों पे, ठाकुरों पे, ब्राह्मणों पे, अन्य बिरादरियों पे SC/ST के मुकदमे लदवाए गए हैं, जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार के कई आरोप, जैसा कि आप जानते हैं, जब राजनीतिक पार्टी कोई सत्ता में होती है तो उसके ऊपर लगते हैं। इस प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी जिन क्षेत्रों में थी तो वहां पे वो भी कारण है। सबसे बड़ी बात है कि जनता ने जब आपको चुन करके सदन में भेजा है, आपको एक दायित्व दिया है, तो आपको जनता के बीच रहना चाहिए। छोटे बड़े मुद्दे जो जनता के हैं, जनता का काम आपसे क्या है? जनता कभी ये नहीं कहती कि हमको फ्लाईओवर चाहिए, जनता कभी नहीं कहते हमको मेट्रो स्टेशन चाहिए। जनता कहती है कि साहब हमारा तहसील में काम नहीं हो रहा, आप SDM को फोन कर दीजिए। साहब हमारे लड़कों को जो है पुलिस पकड़ के ले गई है, जबरदस्ती 2 दिन से बैठा है, उसको आप फोन कर दिए, दरोगा छोड़ दे, वो निर्दोष है। जनता के सिर्फ यही काम होते हैं इनको। और मैं ये समझता हूँ, ये मानता हूँ कि लोकसभा प्रत्याशी या सांसद होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन या हर व्यक्ति की समस्याओं को समाधान के तौर पे ले आ सके। इसीलिए एक जो कड़ी, बहुत बड़ी कड़ी होती है प्रत्याशी और जनता के बीच की, जो कार्यकर्ता होता है, क्योंकि कार्यकर्ता सीधा जनता से जुड़ा होता है और जनता के ऊपर जनता की लायबिलिटी सीधे नहीं, सिर्फ प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा मैं हर कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। जो भी कार्यकर्ता जनता से सीधे संवाद में है, उसके वजह से मैं पब्लिक में अगर किसी से वोट मांगूंगा, उसको मोटिवेट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे, तो प्रत्याशी को नहीं, मेरे कहने पे वोट दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बैनर को वोट दे रहा है। जब सांसद जी से उनका काम पड़ेगा तो वो सांसद जी को नहीं, वो हमको पकड़ेंगे कि भैया सांसद जी के पास चलिए, उसे फोन करवाइए। अगर हमारे जाने पर सांसद जी फोन नहीं करेंगे तो उसका दोष मेरे ऊपर आएगा और जनता उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगी कि आपके कहने में हमने दिया, हम तो आपको जानते हैं। ये सारे बहुत से कारण ऐसे छोटे बड़े मिल करके हुए जिन्होंने ये सीटों में गड़बड़ी करी।
और ठीक है रजन एक पांडे एक जी, दो मैंने सुना एक आपकी लाइन में बातों एक को। लाइन एक लाइन में मैं वाराणसी की बात करूंगा। वाराणसी में देखिए जो अंतर हमको देखने को मिला है कि हम 4 लाख 4.5 लाख मतलब 4,80,000 मतों की अपेक्षा इस बार 1.5 लाख पे आ गए। उसका बहुत बड़ा कारण विवेक जी ये है कि जन वहाँ वाराणसी का जो जातीय समीकरण है, जो धार्मिक समीकरण है, देखिए 15% वहां पे मुस्लिम मतदाता है, लगभग 3.5 लाख। 1.25 लाख के आसपास वहां पे यादव मतदाता है, 1.25 लाख के आसपास कुर्मी मतदाता है, वहां पे 2 लाख के आसपास भूमिहार मतदाता है। तो इन सबको अगर हम जोड़ लें तो लगभग 8 लाख मतदाता हो जाता है। और इस बार सबसे बड़ा फैक्टर जो इंडी गठबंधन के पास था वो ये था कि उनके पास इस पूरे वोट बैंक से एक ही प्रत्याशी था। इस बार अब दो प्रत्याशियों के बीच लड़ाई नहीं थी, कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। मैं इस बात को जोड़ूंगा कि उनकी हार में और इस समीकरण में जो पॉइंट है, जो इसको उससे कोरिलेट करता है, वो ये कि जो एक गलत भ्रम फैला दिया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा, SC ST के जो हक है, जो अनुसूचित जाति के, जो पिछड़ा वर्ग के हक है, जो माइनॉरिटीज के हक है, उनको छीन लिया जाएगा। ये जो अंडर करंट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पूरे देश में, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पे पिछड़े मतदाता और बैकवर्ड मतदाता और SC मतदाताओं की संख्या अधिक है, जहाँ माइनॉरिटीज अधिक है, उन जगहों पे इस अंडर करंट ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया, एक सुनामी का रूप ले लिया। उसी सुनामी में 4.5 लाख 5.5 लाख मतों से जीतने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मत प्रतिशत था वो भी घटा, और हमारा जो डिफरेंस था वो बहुत कम आ गया। जो डर था, देखिए डर तो किसी से हो सकता है, आप मोदी जी को पसंद करें वो एक अलग चीज है, और मोदी जी से आप डर जाएं वो एक अलग चीज है। तो अगर आप डर जाएंगे तो आप अपने पिताजी को भी नकार देंगे। अगर आपको भय हो जाए कि हमको पिताजी से, हमारे घर में हमारे गार्जियन से जान का खतरा है, तो आप उसके खिलाफ भी तलवार उठा लेंगे, बिल्कुल उठा फूंक देंगे। ठीक तो है, हम ये जहां यामीन तक कादरी जी के मैं साथ समझता चलना हूँ कि चाहेंगे। गलत तरीके से आपने अपनी बात मैसेज रखी जो कन्वे अच्छे किया तरीके से, गया, वही कारण है। आपने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, लगभग हर पहलू पर आपने अपना पक्ष रखा, उत्तर दिया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप भी जानते हैं कि राजनीति जो है, उतार चढ़ाव राजनीति में होता है। राजनीति में मिसकैलकुलेशन हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक चीज है। कभी कभी जिस चीज को हम सोच रहे होते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ पाता है। इंडिया शाइनिंग का नारा देने के बाद में हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। 400 पार का नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में हम सीटें कम लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं कि हमने कैलकुलेट कुछ किया होता है और रिजल्ट में वो कुछ और निकल के आता है। अजीत पवार जी की जो बात है, तो उनके, आप जैसे आप कह रहे हैं कि उनके जनरल कहे जा सकते हैं शरद पवार जी के, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब जनरल है, जो उनका लेफ्टिनेंट है, तो जनरल की बात तो लेफ्टिनेंट को माननी पड़ेगी। अगर किसी घोटाले को इनिशिएट शरद पवार जी करेंगे और उससे कहेंगे भतीजे ये तुम्हें इसका चेहरा बनना है, तो भतीजे को बनना पड़ेगा उसको। वो उस दौर की बात है जब उनकी आइडियोलॉजी में आपस में फर्क आया, वो भाजपा के संपर्क में आए, और हमारी पार्टी और अजीत पवार जी की जो मानसिकता है या जो सोच समझ है, और भ्रष्टाचार के ऊपर जो उनका खुद का परसेप्शन है, जो उनका दृष्टिकोण है, जब ये जान पता लगा कि हमसे मिलता जुलता है, वो खुद शरद पवार जी के अगेंस्ट है, तो उस स्थिति में उनको हमने अपने साथ में लिया। पश्चाताप करने का अधिकार सभी को होता है। कोई आदमी अपराधी है तो बाद में सदाचारी नहीं हो सकेगा, ऐसा तो नहीं होता। पुराणों में भी आपने देखा है, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो पहले डकैत थे, जो पहले बहुत व्यभिचारी अत्याचारी थे, लेकिन बाद में ऋषि हो गए। ऋषि मुनि डकैत तो ये और ये सब अमर चित्रकथा, इन सबसे हम लोग सब परिचित है। लेकिन अजीत पवार जी को तो आपने पहले भी साथ लिया था, अजीत पवार जी को आपने पहले भी साथ लिया था। सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस जी का शपथ हो गया, सामने इस्तीफा देना पड़ा था। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी कभी सरकार, विवेक जी, कभी कभी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ या समीकरणों के आधार पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। ये कोई नई चीज नहीं कि केवल भाजपा नहीं कर रही है, सभी पार्टियां करती है, और ये राजनीति का एक बड़ा अंग है कि जब हम, अगर हम 2 सीट से कहीं पीछे रह रहे हैं, तो और किसी दो सीटों में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जा रही है जो कभी दूसरी विपक्षी दल में रहा है या हमारा घोर विरोधी रहा है, आज वो साथ आने को तैयार है, तो वो उस स्थितियों में ऐसा कर लिया जाता है। ये कोई नई चीज नहीं है। पांडे जी, वैसे में जिन पे सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं, सीरियस, उनको अगर आप अपने साथ लेते हैं तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और बहुत जोर शोर से पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है। जिसके ऊपर आइडियोलॉजी का या मौलिकता का ज्यादा भार होता है, उसी के ऊपर ज्यादा सवाल दागे जाते हैं। ये बात मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन 20 साल पहले के परिदृश्य में और आज के परिदृश्य में अंतर है। देखिए, अब मौलिकता, आइडियोलॉजी के साथ साथ में एक
बहुत बड़ा जो विजन है, जो बहुत बड़ा हमारा टारगेट है, वो ये है कि देश को सही रास्ते पे ले चलना, उसको विश्व शक्ति बनाना, सबसे बड़ी ताकत बनाना, आर्थिक रूप से और स्ट्रेटेजिकली इस स्तर पे भारत को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए ये जरूरी बन जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में बागडोर रहे। उनके हाथ में बागडोर रखने के लिए जो भी हमें चीजों को, जिन रास्तों को अपनाना पड़ेगा, वो हम आइडियोलॉजी के साथ रहते हुए अपने, जहां तक हमारे मूल जो हमारे विचार है, उनपे कहीं उनसे मतभेद ना बड़ा पैदा हो जाए, उन चीजों को साथ लेते हुए जहां तक उन चीजों से समझौता करना पड़ सकता है हम कर लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समरसता तो आप जानते हैं लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। तो उस आधार पे अगर कोई कभी हमारा विरोधी भी रहा है या आप पहले उसके ऊपर कोई दाग है, आज वो साफ है, तो उसको लेने में कोई बुराई मैं नहीं समझता। फिर ये सब चीजें शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है, वहां से इन सब चीजों पे गहन मंथन चिंतन होता है, उसके बाद इन पे निर्णय लिए जाते हैं। मैं इन सब चीजों पर टिप्पणी करने के लिए बहुत छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि कहीं भी विचारधारा के ऊपर अगर कहीं कोई विभेद है तो वहां आज भी कोई समझौता नहीं है। और जोशी जी की एक बात को मैं इंगित करना चाहूंगा, जो इन्होंने दिल्ली में सरकार की बात कही, आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही, तो जिस सरकार के 4-4 5-5 मंत्री जेल में हो, स्वयं मुख्यमंत्री जेल में हो, भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करे। जो पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में पैदा हुई वो आज भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है, तो वो भ्रष्टाचार की बात तो ना ही करे। मूलभूत इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पैसा नहीं लिया हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे केजरीवाल जी ने कहा था कि 2024 तक दिल्ली की जनता के हर घर में हमने पैसा नहीं लिया इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के नाम पे। किस कदर पानी के लिए परेशान है, आपने रेड्डी से पैसा लिया, पानी के लिए कंपनी के मालिक से पैसा लिया। बुजुर्ग महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं, जो बच्चे लाइन में लगते हैं, किसी का सर फूट जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, पानी की जो किल्लत दिल्ली में है वो पूरा अरे आप पानी नहीं दे रहे हो, तो हरियाणा से पानी नहीं दे रहे हो, इसीलिए तकलीफ आ रही है दिल्ली की जनता को। आप राजनीति कर रहे हो, पानी करती रही, उनकी वास्तविकता और उनकी स्थिति से पूरा देश परिचित है। रजन पांडे जी ठीक है, अब समय अब पूरा हो रहा है, हमें तो समाप्ति की ओर जाना है। वैसे आपने आखिरी में गुड गवर्नेंस कह रहे हैं यार, गुड गवर्नेंस के नाम पे आपने दिल्ली को शराबी बना दिया है। 3 बार हराया आपको, 3 बार हराया, चौथी बार फिर हराने जा रहे हैं, चौथी बार फिर हराने जा रहे हैं। घोटाला करना है गुड गवर्नेंस है, तो ये गुड गवर्नेंस अच्छा है आपके लिए, कैसे करते रहिए, हम ऐसे गुड गवर्नेंस को एंडोर्स नहीं करते। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दिल्ली की जनता आरोपी से पैसा लिया, रेड्डी से पैसा लिया, अरविंदो कंपनी के मालिक से पैसा लिया, आपको क्लीन स्वीप कर दिया। हेमंत जोशी जी, मौका मिल बात जब उत्तर प्रदेश की चल रही होती है तो आपके पास यामीन कादरी जी या कांग्रेस के स्टैंड को सपोर्ट करने के अलावा ज्यादा इनपुट नहीं रहता है, लेकिन जब रजन पांडे जी इस तरीके से दिल्ली और आम आदमी पार्टी की आज जब बात होगी शराब घोटाले की होगी, तो कम से कम आपके पार्टी वाले तेवर देखने का हम सबको मौका मिलता है, यह बहुत बढ़िया है। यामीन कादरी साहब, रजन पांडे जी, हेमंत जोशी जी, आप सब हमारे साथ जुड़े। आज हमने चर्चा किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने ही संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी का जीत का मार्जिन घटना और धर्म गुरुओं का उनसे नाराज होना, खासकर शंकराचार्य का, क्या इस बात का सूचक नहीं है कि उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है? हालांकि 3 बार सत्ता में लौटना ही अपने आप में बड़ी बात है, 3 बार लगातार जीतना ही बड़ी बात होती है, और वोट तो नेहरू जी अपने स्वर्णिम काल में कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली अपने 35 सीट से हार गई थी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। हम जहां तक संसदीय क्षेत्र में अपने वोट कमने की बात कर रहे थे, तो परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखें तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का भी फुलपुर से वोट गिरता रहा तीसरी बार में, तो